ये 10th का मैथमेटिक्स में तो लोग पढ़ रहे हो सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इसका उस थ्योरी का हम झलक दे देते हैं। मेन बुक से पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं आदित्य ग्लोबल पर। इसमें काफ़ी डिटेल में है थ्योरी, लेकिन उसमें पूरा थ्योरी का काफ़ी विश्लेषण विस्तार से देना मुश्किल है, लेकिन इस ढंग से हम कंसेप्ट दे देते हैं ताकि चैप्टर को समझना आसान हो जाए। तो देखते जाओ, दो चर वाला सबसे पहले हम लोग आएंगे। दो मतलब दो चर, चर वेरिएबल को इंग्लिश होता है वेरिएबल। अब x + 5 = 6 है, तो जिसका मान निकालना पड़ेगा उसे हम वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर x का मान होगा 6 - 5 = 1, इसीलिए x = 1। तो किसी भी समीकरण में जिसका मान निकालना पड़ता है उसे हम वेरिएबल कहेंगे, हिंदी में हुआ चर। इसके बाद है आगे रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाला। तो चर का हो गया वेरिएबल जिसका मान निकालना पड़ता है। फिर आगे है रैखिक समीकरण। युग्म। तो रैखिक समीकरण का क्या अर्थ होता है? जिस समीकरण का ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब है ना, दूसरी परिभाषा, जिस समीकरण का घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जिस समीकरण का घात 1 हो, इसका अर्थ हुआ, एक नया शब्द आ गया, समीकरण का घात। तो समीकरण का घात किसे कहते हैं? तो कोई भी समीकरण है, x² + x = मान लो 30। तो समीकरण में वेरिएबल का सबसे बड़ा घात, यहाँ x का घात का मतलब पावर, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 होता है। यहाँ पर x का पावर 2 है। तो इस समीकरण में वेरिएबल x ही है, लेकिन 1 से बड़ा 2 है। तो सबसे बड़ा पावर इस समीकरण में वेरिएबल का 1 नहीं बल्कि 2 है। तो इसीलिए 2 के नाम पर इसका नाम होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समीकरण का घात किसे कहेंगे? समीकरण में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को समीकरण का घात कहेंगे। यहाँ इस समीकरण का घात हो गया 2, सबसे बड़ा घात है, और समीकरण के घात के नाम पर समीकरण का नाम होता है। तो समीकरण का घात 2 है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। इसी तरह मान लो है x³ + x² + 1x = 3। तो इस समीकरण का घात कितना है? तो इस समीकरण में वेरिएबल हो गया x का सबसे बड़ा घात यानी पावर। यहाँ 1 है छिपा हुआ, 1 2 3 में 3 सबसे बड़ा पावर है समीकरण के वेरिएबल का। तो हम लोग कहेंगे इस समीकरण का घात 3 है, और घात के नाम के अनुसार समीकरण का नाम होता है। तो इस समीकरण का घात 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिघात समीकरण, होगा ना। तो ये हो गया त्रिघात समीकरण। इसी तरह मान लो x का पावर 4 + 1 = मान लो 2 दिया हुआ है। ये कैसा समीकरण है? एक ही वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का घात 4 है पावर। तो जिस समीकरण का घात 4 हो उसे चतुर्थ घात समीकरण कहते हैं। इसी तरह जिस समीकरण का घात 5 हो उसे पंचघात समीकरण कहेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। जिस समीकरण का घात 100 है उसे 100 घातीय समीकरण कहेंगे। अब ये किस टाइप का समीकरण है? x + 1 = 6। इसमें वेरिएबल x है, जिसका घात, जिसका पावर 1 है।
तो एक ही जगह x है, तो समीकरण में वेरिएबल के सबसे बड़े पावर को, घात को समीकरण का घात कहा जाता है। यहाँ पर x का पावर 1 है, तो इस समीकरण का नाम हो जाएगा एक घातीय समीकरण, और इसी का नाम है या रैखिक समीकरण। यानी रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिस समीकरण का घात 1 हो, या एक घात वाला समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ग्राफ भी तो बतला ही दिया है, x + 1 = 6। इसका अगर ग्राफ खींचना हो तो इसका एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, इसीलिए इसे हम लोग रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो इसकी दो परिभाषा अपना याद रखना। रैखिक समीकरण का, जिस समीकरण का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और नाम ही है रैखिक, रैखिक शब्द बना है रेखा से। जिस समीकरण का ग्राफ रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसी का ग्राफ खींचेंगे तो x = 6 प्लस 1 आगे गया तो -1 = 5, इसीलिए x = 5। इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? ये हुआ x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये मूल बिंदु x = 5, तो 1 2 3 4 5। तो हम लोग ऐसे खींचेंगे न जी ग्राफ। ये हो गया x = 5 का ग्राफ। देखो तो मूल समीकरण ये है, इसका ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए इस समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। ये दोनों परिभाषा याद रखना है। तब दिया है दो चर वाला, यानी 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण का युग्म, यानी ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर वाला 2 वेरिएबल हो। 2 वेरिएबल का अर्थ हुआ mn ले लो, pq ले लो, xy ले लो। तो जैसे x + y = हम लोग लिखते हैं 6, इसमें पहला वेरिएबल x हुआ, दूसरा y हुआ, तो 2 चर वाला 2 वेरिएबल वाला हो गया। फिर है रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण क्यों है? वेरिएबल भले ही 2 है लेकिन दोनों का पावर 1 है ना। अगर यहाँ पावर 2 रहता तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहता। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो समीकरण में वेरिएबल का घात सबसे बड़ा 1 है, इसीलिए इसको भी हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। पहला समीकरण, समीकरण नंबर 1 यानी रैखिक समीकरण नंबर 1, इसका भी ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा, हर हाल में प्राप्त होगा। तो 2 वेरिएबल वाला, तो 2 वेरिएबल है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 वेरिएबल 2 चर वाला ये रैखिक समीकरण है। फिर कहता है युग्म, यानी जोड़ा में। तो मान लो हम लोग एक दूसरा समीकरण तैयारी करें, x - y = 6, ये हो गया रैखिक समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो ये कैसा समीकरण बन गया। पहला समीकरण भी रैखिक समीकरण है क्योंकि सबसे बड़ा घात 1 है। दूसरा समीकरण भी रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण युग्म यानी रैखिक समीकरण का जोड़ा। अब ये रैखिक समीकरण का जोड़ा बन गया न युग्म। तो चैप्टर के अनुसार 2 चर वाला, तो 2 चर 2 वेरिएबल है x y, रैखिक समीकरण युग्म, तो ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। तो एक हो समीकरण, एक हो समीकरण, 2 समीकरण, 2 पर बनता है युग्म जोड़ा। तो चैप्टर का अर्थ तू लोग समझ गया ना।
दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप का अर्थ कई बार बतला चुके हैं। स्पेशल रूप, जिस रूप में कोई वस्तु, व्यक्ति, ये सब जाना जाता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b1 बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए तथा a2 बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। a1 a2 b1 b2 बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बतला रहे हैं। तथा a1 b1 a2 b2 एवं c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, तो यहाँ पर दो समीकरण है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरण मिलकर के एक युग्म बनाता है, यानी एक जोड़ा समीकरण हुआ। उसमें जो शर्त है a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है। तो जो कुछ भी संख्या में हम लोग बोलेंगे, रूट में ऋणात्मक संख्या को छोड़कर बाकी जितने भी तरह की संख्याएं हैं, सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कहने का अर्थ ये हुआ, रूट के भीतर जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, इस तरह से अनंत तक चले जाओ, तो रूट के भीतर ऋणात्मक संख्या हो तो इन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इन संख्याओं को छोड़कर जितने भी तरह की संख्याएं हम लोग लिखेंगे, सब संख्याएं क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या लिखो, गिनती की संख्या लिखे, 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4, अब जीवन भर लिखते रहो। ये लिखे 0.1 0.2 0.3, जितना भी लिख सकते हो। इस तरह की संख्याएं, बटा वाली संख्या 1/2 2/3 12/13 15/18, कुछ भी अनुसार लिखते जाओ। ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। रूट वाला लिखेंगे, रूट 1 रूट 2 रूट 3, इसी तरह से अनंत तक लिखते जाएंगे। तो रूट के भीतर खाली माइनस वाला संख्या नहीं लिखो, जो कि इतना में नहीं है। तो इन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितने भी तरह की ये संख्याएं हैं, सब संख्याएं क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसमें ये तो लोग समझ गया ना, वास्तविक संख्या किसको कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, दोनों समीकरण में a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है, लेकिन वेरिएबल नहीं है। वास्तविक संख्या है जो अभी बतलाए। वेरिएबल हो गया तुमको x1 मतलब xy, सॉरी a1x, x और y वेरिएबल हुआ। दो ठो वेरिएबल, दो चर वाला है। तो यहाँ पर कहता है a1 a2 b1 b2 शून्य नहीं होना चाहिए।
अगर मान लो शून्य नहीं होना चाहिए तो ऐसा क्यों कहा जाता है? शून्य होगा तो क्या होगा? तो मान लो इसी समीकरण में हम लोग ले ले a1 का मान शून्य, a1 बराबर शून्य ले लो, सिर्फ a1 बराबर। इस समीकरण नंबर 1 में ये हो गया समीकरण नंबर 2, इसमें a1 का मान हो गया शून्य, तो ये हो गया तुमको a1 के जगह शून्य गुने x प्लस b1 का मान हटाओ ना, b1 का मान चलो ले लो 2, a1 b1 और c1 का मान ले लो 3। अब फिर a2 का 1 ले लेते हैं, b2 का 3 ले लेते हैं, सब तो वास्तविक संख्या है। और c2 का ले लो 6। तो अब सेटिंग करो, a1 शून्य लिए, फिर x प्लस b1 का मान 2, तो ये हो गया 2 गुने y प्लस c1 कितना है 3 बराबर 0। सिर्फ एक की बात करें तो ये हो गया 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 2y प्लस 3 बराबर 0, 0 का कोई महत्व नहीं। अब बोलो तो ये समीकरण एक वेरिएबल एक चर वाला है कि दो चर वाला? एक चर वाला में बदल गया, यानी पानी बदल गया समझो शरबत में। तो a1 का मान शून्य लेंगे तो पहला समीकरण ये दो चर वाला समीकरण नहीं रह करके एक वेरिएबल एक चर वाला समीकरण में बदल जाएगा, इसलिए a1 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरा उदाहरण लेंगे, मान लो a1 का मान कुछ ले लेते हैं, मान लो 6, तो कहता है a2 भी शून्य नहीं होना चाहिए। a2 का मान शून्य लेकर के देखते हैं क्या होता है। तो ये दूसरा समीकरण में a2 आता है, a2 का मान शून्य, फिर ये हो गया x, b2 का मान 3 गुने y यानी 3y प्लस c2 हो गया 6 बराबर 0। शून्य को 1 से गुना करेंगे शून्य होगा ना, प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। देखो तो ये एक वेरिएबल वाला है एक चर वाला कि दो चर वाला? एक वेरिएबल वाला समीकरण बन गया ना। अगर हम लोग a2 को शून्य लिए तो ये पहला वेरिएबल ही शून्य हो जाता है और हट जाता है, अंत में एक वेरिएबल बचता है, यानी एक चर बचता है, तो ये एक चर वाला में बदल जाएगा। अगर a2 का मान 2 लेंगे शून्य लेंगे तो तब दो वेरिएबल वाला नहीं रह करके एक वेरिएबल वाला एक चर वाला समीकरण में बदल जाता है, इसलिए a2 का मान भी शून्य नहीं होना चाहिए। फिर कहता है b1 का मान भी शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ शून्य लेंगे तो ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगा, तब बचेगा एक तो वेरिएबल x, ये तो संख्या है, तब ये भी बदल जाएगा एक चर वाला समीकरण में एक वेरिएबल वाला में। फिर कहता है b2 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये मान शून्य लेंगे तो शून्य गुने y बराबर शून्य, ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा एक तो वेरिएबल, ये संख्या है, तो फिर ये बन जाएगा एक वेरिएबल वाला एक चर वाला समीकरण। तो लोग इसको अच्छी तरह समझा, a1 a2 b1 b2 शून्य होना चाहिए, और जहाँ पर a1 b1 a2 b2 c1 c2 क्या है, इसमें वास्तविक संख्याएं हैं। इतनी बात का रिवीजन हो गया। उदाहरण 1 देखो, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण हम लोग कैसे समझेंगे? जो दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप के अनुसार ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इसके लिए जरूरी है समीकरण 1 को व्यापक रूप में लाओ, ये हुआ समीकरण 1, और समीकरण 2 को भी व्यापक रूप में लाना है। तो व्यापक रूप में ये याद रखना है, बराबर के आगे शून्य होता है, तो बराबर के आगे यहाँ पर 7 है, तो 7 को यहाँ से हटाना होगा तो इसको पीछे की ओर लाएंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस 3y
बराबर 7। व्यापक रूप के अनुसार देखो बराबर के आगे शून्य होना चाहिए, तो बराबर के आगे वाला को पीछे ले आओ, तो ये हो गया 5x माइनस आ गया। अब इसको लाना है किस रूप में, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में। तो ध्यान से देखो तो x के जगह पर x है, तो a1 के जगह पर कितना है, 5 है, तो लिखेंगे नहीं, पहले तालमेल बिठा लो, प्लस के जगह प्लस, यहाँ प्लस के जगह माइनस है, तो माइनस को कैसे चेंज करेंगे, तो इस रूप में लाने से पहले 5x प्लस 3y, यहाँ प्लस लाना है तो प्लस लिखेंगे, प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस से तो प्लस कॉमन ले लो, प्लस माइनस माइनस 7 बराबर 0। अब इसमें ध्यान से देखो तो जैसे ये पंक्ति यहाँ लिखते हैं, और 5x प्लस 3y प्लस माइनस 7 बराबर 0, तो व्यापक रूप है तुमको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। x के जगह x है तो x के पहले a1 है, इसका मतलब x के पहले a1 के स्थान पर 5 है, तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 5, प्लस के जगह प्लस है, y के जगह y है, तो b1 के जगह 3 है, b1 बराबर कितना हुआ 3। फिर देखो प्लस के जगह प्लस है, c1 के जगह ये पूरा कोष्ठ है, कोष्ठ के भीतर माइनस 7 है, तो c1 बराबर कितना होगा माइनस 7। अब हम लोग समीकरण 2 पर गौर करें, ये तो अपने व्यापक रूप में आ गया ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो पहला समीकरण को व्यापक रूप में हम लोग ले आए, अब दूसरे समीकरण को भी व्यापक रूप में लाएंगे इसको। तो समीकरण 2 से दो में है 3x माइनस 5y बराबर 2, तो समीकरण 2 में बराबर के आगे शून्य है, तो बराबर के आगे 2 इसको हटाओ पीछे लाओ तो शून्य बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। इसके बाद व्यापक रूप में क्या है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर प्लस लाना है, यहाँ पर प्लस लाना है ना, तो ये 3x प्लस कॉमन लेंगे, तो माइनस में प्लस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस को किससे गुना करेंगे माइनस होगा, तो माइनस से प्लस माइनस माइनस 5, इसके बाद y लिख दो, तो ये हो गया तुमको a2 के जगह 3 हुआ, x के जगह x है, प्लस के जगह प्लस आ गया, b2 के जगह ये -5 आया, y के जगह y आया, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस कॉमन ले लो, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 0। अब देखो c2 के जगह ये कोष्ठ आ गया, प्लस के जगह प्लस है, c2 के जगह कोष्ठ आ गया, तो लिखेंगे यहाँ a2 बराबर 3, b2 के जगह पर -5 है ना, तो b2 बराबर -5, c2 के जगह पर -2 तथा c2 बराबर -2। दोनों को व्यापक रूप में ले आए, तो फिर लिखेंगे चूंकि 5x प्लस 3y बराबर 7,
का व्यापक रूप ये है, मतलब व्यापक रूप में लाए, दूसरे को भी ले आए। इसका मतलब ये समीकरण का युग्म जोड़ा कैसा जोड़ा है, तो दो वेरिएबल वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब युग्म है। तो व्यापक रूप में लाने पर अगर कोई भी समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लाते हैं, दो चर वाला व्यापक रूप में आ गया, इसका मतलब दिया गया समीकरण युग्म दो वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तुम लोग को इससे पहले भी थ्योरी में बतलाए थे, तो इसमें A1, B1, C1 सब अलग कर लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब आने जा रहा है। इसके बाद आगे समीकरण के 3 भेद होते हैं और कैसा इसका ग्राफ होगा, इस पर 2 क्लास में थ्योरी समाप्त होगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव चलेगा।